हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो चैप्टर की हेडिंग है उसकी मीनिंग क्या है। तो एक अगर सिंपल मीनिंग की बात की जाए तो सिंपल मीनिंग क्या होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए और उनके जितने भी ऑर्गन जो है उसके जो जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो सिंपल मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, किसी का बिहेवियर हो, सोशल हो, वो सारे एस्पेक्ट से जब वेल बीइंग होगी तब उसे अपन क्या कहेंगे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थ है और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, ये अपनी बुक में सबसे पहली हेडिंग है। तो इसको लेते हैं अपन। देखो, तो इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान एट नेशनल लेवल। इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पर ऐसी कोई पॉलिसी बनाई, ऐसा कोई प्लान बनाया जो किससे रिलेटेड था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड था। टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल, ताकि क्या कर सके, सोसाइटी का एक गोल हो कि सारे के सारे पर्सन, सब कुछ जो है वो सारे क्या हो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। और ऐसा गोल बनाने के लिए प्लान करने वाली पहली कंट्री कौन थी, इंडिया थी। These प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और इनको किस नाम से लॉन्च किया गया था, फैमिली प्लानिंग के नाम से लॉन्च किया गया था 1951 में। फिर टाइम के साथ में इसमें बहुत सारे चेंजेज आते गए, इसमें और इंप्रूवमेंट होता गया। तो इंप्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द नेम ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब बाद में और सारे चेंजेज होते गए और करीब 1997 के आसपास इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, RCH रखा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और उसमें और भी चीजें ऐड की गई। देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड किए गए थे। और अब ये प्रोग्राम क्या कहलाया, RCH कहलाया। ठीक है, तो अब अपन को ये देखना है कि इस RCH के अंदर आता क्या क्या है। तो देखते हैं अपन। तो देखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर या RCH जो है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला तो है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना। अब कौन सी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अवेयरनेस फैलाना, एडल्ट सेंस और उससे एसोसिएट जो जो चेंजेज होते हैं उनके बारे में सही फैक्ट, सही चीजें सबको समझाना, सबको अवेयरनेस फैलाना। जैसे आपकी बुक में भी ये चैप्टर है तो इससे आप और अवेयर होंगे। तो ये अवेयरनेस फैलाना, सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स करते समय जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होती है वो सेफ होनी चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट है किसके बारे में बताना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, STI का क्या मतलब हुआ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के बारे में लोगों को समझाना, उनके बारे में अवेयर करना। दूसरा उसका मोटिव क्या था कि मेडिकल फैसिलिटी और केयर अवेलेबल करवाना, बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना। वो कौन कौन सी है, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है तो उनका केयर करना सिखाना, उनके बारे में फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में, डिलीवरी जो है उसका अच्छे से ध्यान रखें। MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस चैप्टर में अभी आगे अपन देखेंगे ये, उन सब के बारे में प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। STI जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है उनका कैसे ध्यान रखें, उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सके, उनका कैसे क्योर कर सके, ये सब अवेलेबल करवाना। बर्थ कंट्रोल के बारे में लोगों को समझाना तथा बर्थ कंट्रोल जो है उसके कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज कर सके, लोगों के पास कैसे वो आसानी से अवेलेबल करवाए जा सके, वो सब। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, पोस्ट नेटल चाइल्ड एंड मैटरनल मैनेजमेंट, मतलब बर्थ के बाद में भी जो मां है और जो बच्चा है उनका ध्यान रखना और उनका जो हेल्थ है उसकी केयर करना। ये सारी चीजें किसके अंदर आई, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आई। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। फिर अपन ने देखा कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने क्या किया
कि सोशल गोल बनाया नेशनल लेवल पे कि सब के सब क्या होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने चाहिए, उसके लिए प्लानिंग की। और प्लानिंग का नाम क्या दिया, फैमिली प्लानिंग, जो 1951 में स्टार्ट हुई। उसके बाद में उसमें चेंजेज होते गए और इंप्रूवमेंट होते गए, और अब इस प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है, RCH, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और जिसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं वो अपन ने देखे। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो देखो इसमें कुछ डेटा है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में डेटा दे रखे हैं कि इन 1900 जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी वो करीब थी 2 बिलियन, मतलब 2000 मिलियन के आसपास। और फिर ये बढ़कर 2000 में, मतलब 100 ईयर्स में 2 बिलियन से बढ़कर कितनी हो गई, 6 बिलियन। इसका मतलब 6000 मिलियन हो गई। और 2011 में जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी उसमें ये बढ़कर हो गई 7.2 बिलियन, बोले तो 7200 मिलियन। ठीक है। अगर इंडिया पॉपुलेशन बात करें तो 1947 में थी 350 मिलियन के आसपास, 2000 में हो गई थी ये करीब 1 बिलियन के आसपास, मतलब 1000 मिलियन हो गई। और 2011 में ये बढ़कर हो गई 1.2 बिलियन, मतलब 1200 मिलियन। अब इन डेटा से दो चीज़ें क्लियर है। एक तो कि एवरी 6th इंडिविजुअल जो है वो इंडियन है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2011 में 7.2 बिलियन टोटल काउंटिंग है, जिसमें से 1.2 तो क्या है, सिर्फ इंडियन है। और 2000 में 6 बिलियन थे, और जबकि यहाँ पर कितना है, 1 बिलियन। मतलब ये दोनों में क्या है, 6 टाइम है वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन की। इसका मतलब हर 6th इंडिविजुअल क्या है, इंडिया से है। और एक देखो पॉपुलेशन बहुत रैपिड पेस से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 पीपल पर या इंडिविजुअल पर नए इंडिविजुअल कितने बने, उस रेट से अपन क्या करते हैं, उस पैरामीटर पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। तो 2001 जो था उसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट थी वो 1.7% थी। इसका मतलब कि 100 पर 1.7 बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 1000 पर कितने हो जाएंगे, 17। तो एक ईयर में 1000 पीपल पर 17 इंडिविजुअल नए बन रहे। जबकि 2011 में क्या हो गया, ये बढ़कर 2% हो गई ग्रोथ रेट। इसका मतलब 1 ईयर में 1000 पे 20 न्यू इंडिविजुअल बन रहे थे। तो इन सब डेटा से एक ही चीज समझ में आ रही है कि पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिड पेस से बढ़ रही है। अब इस एक्सप्लोजन का कारण क्या है, तो पहला कारण है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो रही है। अब इस डेथ रेट में ये दोनों डेथ रेट ज्यादा हाईलाइट करनी है। MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब बर्थ देने के बाद माँ की मोर्टेलिटी रेट, मतलब उसकी डेथ रेट। और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों में डिक्लाइन हुआ है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बढ़ गई है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। देखो जो जितने भी लोग होते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन में जो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो अभी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं उसे अपन कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। एक जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खो चुके हैं उन्हें कहेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। और एक जो अभी छोटे हैं लेकिन वो जल्दी ही किस में मैच्योर होने वाले हैं, प्यूबर्टी में आ जाएंगे और फिर वो भी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, उन्हें कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। तो जो रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप के जो मेंबर थे उनके नंबर बढ़ रहे थे, और यही वजह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ी है। अब इनसे प्रॉब्लम क्या है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो एकदम बेसिक सी मतलब अपना सब्जेक्ट हो गया कि उतनी ही बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, इन सब में क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। और यही वजह है कि इन सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ती है जो कि है बर्थ कंट्रोल मेथड। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं कंसेप्शन के अगेंस्ट होते हैं। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना, उसके अगेंस्ट जो मेथड है जो प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे उन मेथड्स को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। या फिर अपन इन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कह सकते हैं। तो मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और बर्थ कंट्रोल मेथड भी कह सकते हैं उनको, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कह सकते हैं। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए पहले अपन ये देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। पहला, वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वो
जो भी यूज कर रहा है उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को वो आसानी से इस्तेमाल कर सके, उसके लिए कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें ना हो, ताकि वो उसका आसान से इस्तेमाल कर सके, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, वो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50-50 चांसेज है कि आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करे वो जो कपल है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगे। मतलब अब जब भी वो चाहे कि प्रेग्नेंट होना चाहे उसकी फीमेल और वो पेरेंट बनना चाहे और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड छोड़ दें, तो अब वो जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखें, ऐसा होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो अब वो नॉर्मली क्या कर सके, प्रेग्नेंट हो सके और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए या साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए। नो इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने से जो कपल है उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की डिजायर ही ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी ड्राइव पर, उनकी डिजायर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के क्या है, पॉइंट्स है। अब जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले अपन देखते हैं कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होते हैं जिनमें किसी भी पिल्स, टैबलेट, केमिकल्स, डिवाइस, किसी भी चीज का, किसी सर्जरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर ये मेथड होंगे कैसे? देखो, इस मेथड में उन चीजों का ध्यान रखा जाता है जब स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने के चांसेस बहुत कम हो, और उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेज ऑफ ओवम एंड स्पर्म, कि जब ओवम और स्पर्म के मैटिंग होने के चांसेस ज्यादा हो उसको अवॉइड करो, और जब उनके मतलब चांसेस कम हो उन चीजों को इस्तेमाल करो। अब ऐसे कौन कौन सी केस है या ऐसा क्या क्या तरीका है जब ओवम और स्पर्म के मैट होने के चांसेस कम होते हैं? तो सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका क्या मतलब है? देखो, पीरियोडिक मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जा रही है और उसमें कुछ गायब है। तो देखो, ध्यान से सुनना, अगर एक फीमेल में आइडियली जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसका 14th डे ले जब ओव्यूलेशन होता है, तो उससे कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में, बोले तो 10 से 17th डे तक जो है वो रिस्क या फर्टाइल पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस समय मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या ओवम तो है ही है, और अगर स्पर्म भी आ जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? रिस्क और फर्टाइल पीरियड। और बाकी के दिन जो है वो सेफ पीरियड कहलाते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक कपल अगर इंटरकोर्स करते समय इस पीरियड को अवॉइड करे और सेफ पीरियड में इंटरकोर्स करे तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे और कंसीव नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया। इन दिस कपल अवॉइड कॉइटस या इंटरकोर्स, एक ही बात होती है, डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, हाई चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है इस ड्यूरेशन में, तो उस ड्यूरेशन में वो अवॉइड करेंगे कॉइटस। सो परफॉर्म जो मतलब इंटरकोर्स जो है वो परफॉर्म कब करेंगे? परफॉर्म कर लेना, परफॉर्म इंटरकोर्स ओनली इन सेफ पीरियड एंड एब्सटेन, मतलब दूर रहेंगे किसमें? ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। दूसरा मेथड है विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस, मतलब कॉइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय उसे इंटरप्ट करना है, और इंटरप्ट करने का क्या तरीका है? जो पेनिस जो होगा उसको वेजाइना से बाहर निकाल लेना है, इसलिए इसको विड्रॉल कहते हैं। और कब ऐसा करना है? ठीक इजैक्यूलेशन से पहले, मतलब इंटरकोर्स करिए लेकिन जब इजैक्यूलेट होने वाला हो तो उस समय पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल ले, ताकि इजैक्यूलेशन का हो फीमेल बॉडी के बाहर हो, ताकि सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना जाए, और नहीं जाएंगे तो कंसीव होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है। तीसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब है जब फीमेल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या करे? मिल्क से नरिश कर रही है, एक्टिवली कर रही है, उस समय एमनोरिया, बोले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होने का मतलब वो ओव्यूलेट नहीं कर रही, ओवम नहीं आ रहा। अगर ओवम नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो रहा है? कंसीव करने के चांसेस कम होंगे। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन,
और ये इंटेंस लैक्टेशन कब होगा? पार्चुरेशन के जस्ट बाद में। जनरली ये 1 to 2 मंथ का होता है और ज्यादा से ज्यादा कितने मंथ का हो सकता है? 6 मंथ तक को। तो जब तक इंटेंस लैक्टेशन हो, मेंस्ट्रुएशन ना हो, उस समय तक क्या कर सकता है एक कपल जो है इंटरकोर्स करे तो नेक्स्ट जनरेशन या प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये कब तक एप्लीकेबल है? मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। हालांकि ये 2-3 मंथ का होता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है नेचुरल मेथड के? नेचुरल मेथड की ये एडवांटेज है, ना तो कोई मेडिसिन चाहिए, ना कोई सर्जरी चाहिए, ना कोई केमिकल, ना कोई डिवाइस, कुछ भी नहीं चाहिए। ये इसके क्या है एडवांटेज है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव, सब कुछ, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई चांसेज ऑफ फेलियर है। जैसे ये वाला मेथड तभी एप्लीकेबल है जब फीमेल को एग्जैक्टली उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन का डे मालूम हो, ठीक है। ये वाला मेथड तभी एप्लीकेबल है जब वो एग्जैक्ट उस टाइम पर क्या कर ले? विड्रॉल कर ले, और ये होप करे कि विड्रॉल से पहले, मतलब विड्रॉल करने से पहले उसके पेनिस से किसी तरह का सिक्रेशन ना निकले, जो कि जनरली निकलता भी है, और उसमें स्पर्म ना हो, तो होते भी हैं स्पर्म, तो हाई चांसेज ऑफ फेलियर है। लैक्टेशनल एमनोरिया, इसके भी चांसेज ऑफ फेलियर क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जो नेचुरल मेथड है उनके चांसेज ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव होने चाहिए। यही वजह आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन से आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं? बेरियर मेथड, जिनमें ये 4 चीजों का इस्तेमाल होता है, कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स। अब एक एक करके अपन इनको भी समझेंगे। आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो 3 तरह की होती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो अगेन 3 तरह के होते हैं, और सर्जिकल मेथड जिसे टर्मिनल मेथड भी कहते हैं, जो 2 तरह के होते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर आर्टिफिशियल मेथड को अपन 1 by 1 एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल में सबसे पहले लेते हैं बेरियर मेथड। देखो नाम से ही क्लियर है, ये बेरियर बनाएगा, मतलब रुकावट पैदा करेगा। किस किस के बीच में? ओवम और स्पर्म में। तो ओवम और स्पर्म के बीच में बेरियर होने की वजह से ओवम और स्पर्म क्या नहीं हो पाएंगे? एक दूसरे के पास में फिजिकली नहीं आ पाएंगे, मतलब मैट नहीं कर पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसका क्या मतलब है? कंसेप्शन नहीं होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब बेरियर मेथड में जो है सबसे पहला और सबसे फेमस एग्जांपल आप सब जानते होंगे कॉन्डोम्स के बारे में। तो देखो कॉन्डोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये अपनी बुक में मेल कॉन्डोम की फ़ोटो दे रखी है, और ये जो है अपने फीमेल कॉन्डोम की फ़ोटो दे रखी है। तो दोनों ही कॉन्डोम जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? लेटेक्स के बने हुए होते हैं। और मेल जो होता है, मेल कॉन्डोम में उसको अपन क्या करते हैं? पेनिस, मतलब पेनिस जो होता है उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इससे इजेक्यूलेशन के समय जब सीमन इजेक्यूलेट होगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, इसके अंदर ही रह जाएगा, और अंदर रह जाएगा इसका मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक पे नहीं जाएगा, और वहाँ पर जब स्पर्म जाएंगे नहीं तो फ्यूज कैसे होंगे। या फिर फीमेल इस्तेमाल कर सकती है अपनी सर्विक्स को कवर करने के लिए। देखो फीमेल में ये मान लेते हैं कि वेजाइना है, ये वेजाइनल कैनाल, और ये ऊपर का एरिया कौन सा है? सर्विक्स। यहाँ पर अपन मतलब फीमेल जो है वो क्या कर सकती है? फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकती है, और फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल करेगी तो मेल अगर इजेक्यूलेट करेगा तो ये इसी में ही रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली दोनों ही केस में स्पर्म को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो और ये कब इस्तेमाल करेंगे? इट इज यूज जस्ट बिफोर कॉइटस सो दैट इजेक्यूलेट सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और इससे क्या होगा? कंसेप्शन जो होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अपनी बुक में एक ब्रांड का नाम दे रखा है मेल कॉन्डम का, निरोध, आपको याद रखना है, एक पॉपुलर ब्रांड है किसका। एडवांटेज क्या है? देखो जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड है उसमें सबसे अच्छे बर्थ कंट्रोल मेथड में काउंट होते हैं बेरियर मेथड, कारण, और बेरियर में भी कॉन्डोम्स, ठीक है। हालांकि और भी आएंगे बेरियर मेथड, लेकिन सबसे अच्छे कौन से होते हैं? ये। कारण क्या है कि ये बर्थ कंट्रोल तो करवाते ही है, साथ में किससे बचाते हैं? एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी ये बचाते हैं, जैसे कि एड्स वगैरह से। और इसके क्या एडवांटेज है? सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब एक कोई पर्सन खुद यूज कर सकता है, बाद में थ्रो कर सकता है, तो आसानी से इजीली क्या है? अवेलेबल है और यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिवर्सिबल है, इफेक्टिव है, इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड है। अगर आपको पूछे सारे बर्थ कंट्रोल मेथड में, तो अगर आपको परमानेंट टर्मिनेशन नहीं चाहिए तो सबसे अच्छा बर्थ कंट्रोल मेथड है, आपको एसटीआई से बचाता है,
ठीक है, आराम से आप खुद यूज कर सकते हो, तो आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखता है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिवर्सिबल है और इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है, ठीक है। एक जो कॉन्डोम्स जो होते हैं बेरियर मेथड में अभी अपन और भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉन्डोम्स जो होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, ये याद रखना। बाकी बेरियर मेथड जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे रीयूजेबल है, लेकिन ये रीयूजेबल नहीं है। लेकिन बाकी बेरियर मेथड एसटीआई से नहीं बचाते, ये एसटीआई से भी क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉलेट्स। देखो ये सब भी रबर के ही बने होते हैं, इन्हें फीमेल इस्तेमाल करती है अपना सर्विक्स को कवर करने के लिए। जैसे कि देखो ये एक सर्वाइकल कैप है और ये देखो ऐसे उल्टी सी है और यहाँ पे इसे पकड़ने का है, तो फीमेल इसे पुश करके सर्विक्स को कवर कर लेती है और निकालते समय इस वाले स्ट्रक्चर को पकड़ के वापस निकाल भी सकती है, ठीक है। और इनको इस्तेमाल करते समय कुछ क्रीम, जेली ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकती है और वो केमिकल ऐसे होते हैं जो स्पर्म को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ठीक है। देखो साइडल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को मारना, साइड का, जैसे इंसेक्टिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड, जैसे फॉइटिसाइड मतलब फिटस गिराते हैं, तो स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब है, स्पर्म को किल करने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े। अब अगर ये यहाँ इंसर्ट कर देंगे, अगर कोई सीमन इजेक्यूलेट होता है तो वो तो यहीं पर ही अटक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। और अगर स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। तो डायफ्राम और जो ये अपने क्या कहते हैं वॉलेट्स भी होते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो ये रबर के बने होते हैं। दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, रोकते हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज है इनका, ये रीयूजेबल है, जो कि कॉन्डोम्स नहीं थे, लेकिन ये एसटीआई से प्रोटेक्शन नहीं देते। इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को किल करने के काम आते हैं, मतलब जो कंसेप्शन के जो चांसेज हैं उनको और घटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों थे कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉलेट्स, ये अपने किस में आते हैं, बेरियर मेथड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं आईयूडीज। आईयूडीज क्या होती है, फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, मतलब ये ऐसी डिवाइसेज है जो यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती है और फिर क्या करती है, बर्थ कंट्रोल का काम करती है, ठीक है। तो एन आईयूडीज is a small device used for birth control. It is inserted into the uterus, इसलिए intrauterine, where it stay to prevent pregnancy, और ये वहीं रहेगी जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तब तक। These devices are inserted by doctor और expert nurses in the uterus through vagina। अब ये जो है ये आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़े, किसी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपके ये क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। मतलब ये यूजर फ्रेंडली नहीं हुई, आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो आईयूडीज होती है वो 3 तरह की हो सकती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। जो नॉन मेडिकेटेड होती है वो बेसिकली सिंपल सी डिवाइस होती है, जैसे लिपीज लूप है, और ये क्या करती है कि इनकी प्रेजेंस की वजह से जो फीमेल की बॉडी है वो क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है और वहाँ पर फेगोसाइटोसिस नेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो स्पर्म का भी क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। इससे यूट्रस से आगे स्पर्म बढ़ ही नहीं पाएंगे, और नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या होगा, कंसेप्शन के चांसेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल याद रखें अपनी एनसीईआरटी में, लिपीज लूप, ठीक है। इसका इस्तेमाल वैसे आजकल कम किया जाता है। फिर दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये होती तो कुछ इसी की तरह की है, लेकिन इस पर कॉपर की कंटेनिंग होती है, तो ये कॉपर आयंस जो होती है वो रिलीज करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ये अगर टी शेप में होती है तो इसे कॉपर टी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। मतलब इनके नाम ऐसे भी दिए जाते हैं कि आपको कितने महीने तक मतलब प्रेगनेंसी से बचना है, 1 साल 2 साल, ठीक है। तो ये जो कॉपर रिलीज होगा वो क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी घटा देता है,
और यही वजह है कंसेप्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तीसरी आयोडीज होती है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये हार्मोन रिलीज करती है और मेनली कौन सा रिलीज करती है, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्टोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन के लिए यूज होता है। अब ये क्या करेगी, एक तो क्या करेंगे, इन हार्मोन की वजह से यूट्रस जो होता है वो अनसुटेबल बन जाता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। उसकी जो थिकनेस है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है। और एक जो यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन जो होता है सर्विक्स, उसमें जो म्यूकस होता है उसको इतना थिक कर देते हैं ये, ताकि स्पर्म इसको क्रॉस ही नहीं कर पाए। उसी में ही क्या होता है, स्पर्म के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहता, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है। IUDs are the most widely accepted method और suitable if female wants to delay pregnancy और space between children। अगर children के बीच में, अपने दो बच्चों के बीच में अगर स्पेस करना चाहे, मतलब पहला बच्चा हुआ उसके बाद अगले बच्चे के पैदा करने के बीच में 3-4 साल का गैप करना चाहे तो ये सबसे सुटेबल मेथड है। ठीक है, हार्मोनल IUDs के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो ये और एक LNG-20। ठीक है, तो ये याद रखे सारे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं और तीनों की अपनी अपनी मैकेनिज्म है कंसेप्शन से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स या फिर कुछ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जो सबसे पहले अपना है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें हॉर्मोन्स या केमिकल्स को टैबलेट या पिल्स के फॉर्म में दिया जाता है जो माउथ से ली जाती है। ठीक है, अब ये भी दो तरह की होती है, स्टीरॉयडल और नॉन स्टीरॉयडल। तो पहले अपन देखते हैं स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये जो होती है इनमें या तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्टीरॉयडल क्यों कहा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये सारे स्टीरॉयड्स होते हैं। तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ये अगर पिल्स में है तो वो स्टीरॉयडल पिल्स हो गई। अब ये भी दो तरह की होती है, एक POP और एक COP। POP मतलब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स और COP मतलब कंबाइंड ओरल पिल्स जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। ठीक है, अब प्रोजेस्ट्रॉन की जगह प्रोजेस्टोजन बेसिकली सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या करती है, दीज प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, अनसेफ सेक्स करने के बाद में भी, इंटरकोर्स करने के बाद में भी क्या होगा कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। बेसिकली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, क्योंकि जब ओवम ही नहीं है तो स्पर्म अकेले किससे फर्टिलाइज करेंगे। और ये साथ में सर्विकल म्यूकस जो होता है उसको भी थिक कर देते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है, रिटार्डेड हो जाती है, उसको रोकी जा सकती है। अब ये पिल्स जो है जब फीमेल लेती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के हिसाब से चलता है। अब कैसे चलता है ध्यान से सुनना, ये पिल्स कुछ इस पैटर्न में आती है। आपको डे 1 से लेकर फर्स्ट 21 डेज तक, मतलब 21 दिनों तक एक एक टैबलेट हर रोज की लेनी पड़ती है। स्टार्ट कब करनी है, जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका फर्स्ट 5 डेज में से किसी भी एक दिन से स्टार्ट करनी है और 21 डेज तक तो ये पिल्स लेनी है। उसके बाद 7 डेज का क्या करना होता है, गैप डालना होता है। अब गैप डालने के लिए कुछ ब्रांड तो गैप सजेस्ट करते हैं और कुछ ब्रांड क्या करते हैं, 7 डेज आयरन की पिल्स दे देते हैं, ताकि हैबिट भी बनी रहे और वो आयरन पिल्स होती है तो उनकी डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है। तो ये जो ऊपर 21 पिल्स देख रहे हैं ये तो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये नॉर्मल आयरन पिल्स है। ठीक है, तो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज वापस रिपीट करना है। और जब ये 7 डेज आप ये वाइट वाली पिल्स नहीं लेंगे या स्टीरॉयडल पिल्स नहीं लेंगे, चाहे उस समय आप आयरन पिल्स लें या ना लें, अब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिना ओव्यूलेशन या बिना ओवम वाला मेंस्ट्रुएशन होगा, जिसकी वजह से कंसेप्शन के चांसेस नहीं होते। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जितने दिनों तक ऐसे ही लेते रहना पड़ेगा जब तक अपन ऐसा चाहते हैं या फीमेल चाहती है। ठीक है, माला डी, माला एन नाम से ऐसी स्टीरॉयडल जो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, अब देखो जो स्टीरॉयडल पिल्स है, अब वो स्टीरॉइड्स है तो अपनी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। फीमेल जो है उसको नोसिया, एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, डिजीनेस होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। और यही वजह है कि जो इंडियन साइंटिस्ट है CSIR के CDRI, ये जो थे CDRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, उन्होंने नॉन स्टीरॉयडल
केमिकल्स की एक पिल्स बनाई। नॉन स्टेरॉयडल मतलब इसमें प्रोजेस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन ये सब नहीं होता, कोई दूसरा केमिकल होगा जो कॉन्ट्रासेप्टिव करवाता है, यही वजह इन्हें नॉन स्टेरॉयडल पिल्स कहते हैं और इनमें ये सारे साइड इफेक्ट नहीं होंगे। एक ऐसा ब्रांड अपनी बुक में दे रखा है सहेली, क्योंकि कुछ इस पैकिंग में मिलती है, और ये देखो क्या लिखा, वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इस वाली पिक्चर में आप इसका केमिकल भी देख सकते हैं। इसमें कौन सा केमिकल होता है, सेंट क्रोमन इस केमिकल होता है जो काम करता है, और ये बेसिकली क्या करता है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होता है, और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ना तो स्टेरॉयड नहीं है, इसी वजह से ये नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, तो जो साइड इफेक्ट होते थे वो भी नहीं होते, ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये वंस अ वीक पिल्स है, ऐसा अपनी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट 3 मंथ तक तो आपको ट्वाइस अ वीक लेनी पड़ती है, उसके बाद में वंस अ वीक पिल्स होती है, ठीक है। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, मतलब साइड इफेक्ट कम है और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो अच्छी पिल्स है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होती है। एक नाम याद रखना है सहेली, किसने बनाया ये भी याद रखना है, CDRI, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ पर है ये, लखनऊ में, ठीक है। इसे वंस अ वीक पिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो पिल्स के अलावा इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो प्रोजेस्ट्रोजन है, या फिर उसको अकेला या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ, या तो क्या किया जाए, इंजेक्ट किया जाए या इम्प्लांट किया जाए। इम्प्लांट में देखो कुछ ऐसी, ये आपको देख पा रहे हैं, ये इम्प्लांट है, इसको क्या किया जाता है, फीमेल के स्किन के नीचे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है। ऑब्वियस थिंग है, ये भी कोई नर्स या डॉक्टर लोग ही करेंगे, और ये यहाँ पर तब तक स्टे रहेगी, ये धीरे धीरे क्या करती है, इन केमिकल को सिक्रेट करती रहती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कंसीव नहीं कर पाती फीमेल, और इनका मोड ऑफ एक्शन वही है जो कि पिल्स का था, मतलब ये भी इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, इन सब को रोकती है, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड्स जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो जो हार्मोनल जो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो पिल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंजेक्शन और इम्प्लांट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती है। इमरजेंसी का क्या मतलब है, देखो अभी तक जो पिल्स अपन ने पढ़ी थी वो फीमेल रेगुलरली लेती है और इंटरकोर्स के पहले लेती है, मतलब रेगुलर लेगी तो इंटरकोर्स के समय वो ले चुकी होगी और फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी फीमेल ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर वो चाहती है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करे, तो जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव a form of contraception that women can use within 72 hours of unprotected casual intercourse और रेप विक्टिम के केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें भी प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ही होता है, तो फिर ये कैसे इमरजेंसी पिल की तरह काम करती है। तो देखो ये कंपनी है आई पिल, और ये दोनों ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाती है, ये रेगुलर वन है और ये जो है इमरजेंसी है। तो रेगुलर वन में देखो जो प्रोजेस्ट्रोजन जो था लेवेनोगेस्ट्रल, उसकी अमाउंट कितनी है 0.15 mg, जबकि ये इमरजेंसी वाली में सिर्फ एक पिल्स आती है और एक बार में उसकी अमाउंट कितनी है 1.5 mg, मतलब हाई डोज ऑफ क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है किसके केस में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के केस में, और एक गोली ली जाती है जिससे कंसीव करने से बचा जा सकता है, लेकिन 72 आवर्स के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करना होगा, जितनी जल्दी इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है। अनवांटेड 72 नाम से भी एक ब्रांड इसी तरह की टैबलेट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। तो ये बेसिकली टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड मतलब अगर कोई कपल चाहे कि अब कोई और बच्चा चाहते ही नहीं है, परमानेंट कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहते हैं, तो फिर सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन मेथड के बाद में वो फीमेल या मेल जो है वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, यही वजह इसे स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये मेथड या तो मेल पे परफॉर्म किया जा सकता है या फीमेल पे। अगर मेल पे परफॉर्म करना है तो स्क्रोटम पर एक छोटा सा कट करते हैं, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, वास डिफरेंस, इसमें छोटा सा पोर्शन कट करके इसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है।
अगर ऐसा करते हैं तो इसे कहते हैं वेसेक्टोमी, क्योंकि वास डिफरेंस को कट करते हैं, ठीक है। अगर ये का ये मेथड आप फीमेल पे करना चाहते हैं तो उनके एब्डोमेन पर छोटा सा कट लगाकर फेलोपियन ट्यूब में से छोटा सा पोर्शन कट करके उसे टाई कर दिया जाता है। इसे कहते हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और इन दोनों मेथड का क्या फ़ायदा, ये परमानेंट मेथड है, ठीक है। अब मेल और फीमेल फर्दर कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसको रिवर्स करवाया जा सकता है, लेकिन उसकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है बहुत ही पुअर होती है। तो ये टर्मिनल मेथड है। ये तब सजेस्टेड है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक कपल कभी भी और प्रेगनेंसी नहीं चाहता तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, तो वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इन मेल वेयर ए स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइट, उसे तो कहेंगे वेसेक्टोमी। और अगर यही फेलोपियन ट्यूब पे किया जाए तो ट्यूबेक्टोमी। और ये मेथड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो पुअर होती है। इस तरीके से अपन ने 4 जो अपने कौन से थे आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे वो अपन ने किए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये क्या है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। मतलब पूरे टर्म के पहले, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले। एक्चुअली में तो ये बहुत अर्ली स्टेज में ही कर दी जाती है। तो फुल टर्म होने से पहले वॉलेंट्री मतलब इच्छा से और इंटेंशनली जानबूझ के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना क्या कहलाता है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहलाता है। तो इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एक डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, करीब 45 to 50 मिलियन MTPs होती है पर ईयर, जो कि टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 है, मतलब करीब 20%। मतलब 100 प्रेगनेंसी में से 20 प्रेगनेंसी MTP के अंडर में आती है। मतलब उन्हें मेडिकली क्या किया जाता है, टर्मिनेट करवाया जाता है। तो आंसर उठता है, क्वेश्चन उठता है कि वाई MTP करनी क्यों है फिर। तो देखो, सबसे पहला है कि टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी फीमेल और प्रेग्नेंट हो गई, उस केस में MTP का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से केस है, या तो किसी वजह से अनप्रोटेक्टेड जो है इंटरकोर्स कर लिया, या मान लो कोई विक्टिम है जिसका रेप हुआ है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे वो किसी वजह से फेल हो गए, तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इन 3 केस में वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, तो MTP करवाकर उसे टर्मिनेट करवाया जा सकता है। और एक, इन केस ऑफ वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर मदर और फिटस और बोथ। मतलब अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाए तो या तो वो हार्मफुल होगी फिटस के लिए या मदर के लिए या दोनों के लिए, या फिर उसमें कोई बीमारी है, तो ऐसे केस में भी क्या किया जा सकता है, MTP करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि क्या MTP कभी भी कोई भी कैसे भी करवा सकता है, तो नहीं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई लॉ वगैरह, एक्ट वगैरह था। तो MTP एक्ट 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज, पहले तो इसको लीगल किया MTP को, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज सच एज इलीगल फीमेल फोइटिसाइड। मतलब लोग कि भाई फीमेल मतलब फोइटस जो होगा, पता चल जाए कि ये फीमेल है तो उसे गिरा दो। ऐसे मिसयूज से बचाने के लिए MTP में कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ में एक एक्ट पास किया गया, जिसे MTP एक्ट 1971 कहा गया, और MTP को लीगल किया गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन रखे गए ताकि ऐसी चीजें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि इज MTP सेफ, क्या वो सेफ होती है। तो देखो, एक जो प्रेगनेंसी जो होती है ह्यूमन के केस में 9 मंथ की होती है, और उसे 3-3 मंथ की 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 12 वीक या 3 मंथ का हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP की जाए तो वो काफी सेफ होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत रिस्क रहती है। अगर वो स्टार्टिंग का सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर बढ़ता जाएगा रिस्क बढ़ती जाएगी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब एबॉर्शन मतलब
जो फुल टर्म के पहले प्रेगनेंसी का टर्मिनेट होना एबॉर्शन कहलाता है, वो दो होगी। एक नेचुरली हो सकती है, किसी ने नहीं करवाई, अपने आप ही ऐसा हो गया, और एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लीगल और इलीगल। इलीगल एमटीपी कब कहेंगे? जब एक तो आप फीमेल फर्टिसाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरा अनक्वालिफाइड लोगों से ये करवा रहे हो। होता है ना जोला छाप डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, कोई उनके पास डिग्री वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही लोगों को वो खुद ही करवा देते हैं कि हमें पता है किन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे से करवा रहे हैं तो वो इलीगल है और वो लेथल भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये जो एमटीपी एक्ट 1971 था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया। उसके कुछ की पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब कुछ केस में एमटीपी अलाउ की जाती है, लेकिन अगर एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जा रही है, मतलब फर्स्ट 12 वीक में की जा रही है, तो आपको एक आरएमपी की ओपिनियन चाहिए। आरएमपी मतलब रजिस्ट्रेड मेडिकल जो प्रैक्टिस करता है, उस आरएमपी मतलब एक क्वालिफाइड डॉक्टर की क्या चाहिए आपको? ओपिनियन चाहिए। लेकिन अगर आप 12 से 24 वीक के बीच में एमटीपी करवा रहे हो तो आपको 2 आरएमपी की सलाह चाहिए होगी। ठीक है, ताकि कोई रिस्क ना हो। अगर दोनों सजेस्ट करें कि आप एमटीपी करवा सकते हैं तो ही आप एमटीपी करवा सकते हैं। और कौन कौन से ग्राउंड्स पर टर्मिनेशन अलाउ है, एमटीपी अलाउ है? तो पहला, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन और फिजिकल मेंटल हेल्थ गेट डिस्टर्ब। या तो क्या हो कि जो फीमेल हो, अगर वो प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करे तो एक तो उसकी लाइफ खतरे में हो, या फिर वो फिजिकली या मेंटली किसी वजह से नहीं चाहती है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू, ऐसे केस में अलाउ है। दूसरा, देयर इज अ रिस्क दैट द चाइल्ड विल बॉर्न, कि ये रिस्क रहे कि जो बच्चा पैदा होगा इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, कि भाई उसमें बहुत सीरियस फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मलिटी होगी। ऐसे केस में भी एमटीपी अलाउड है। लेकिन अगर ये 12 वीक के अंदर अंदर कर रहे हैं तो एक आरएमपी की ओपिनियन चाहिए, मतलब वो कहे कि करवा सकते हो तभी करवाए। और अगर 12 से 24 या सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवानी है तो एक नहीं 2 आरएमपी या 2 डॉक्टर की क्या चाहिए? अपन को सलाह चाहिए। अगर दोनों कहे कि ये सेफ है तभी आप एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसटीआई। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कांटेक्ट होने की वजह से, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। इन्हें एसटीआई, वीडी या आरटीआई नाम से जाना जाता है। एसटीआई क्यों? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। वीडी क्यों? क्योंकि वेनेरियल ये जो है लैब का नाम था और उसमें ये पहली बार क्या हुई? आइडेंटिफाई की गई थी, इसलिए इसे वीडी भी कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए इसे आरटीआई भी कहते हैं। अब जो ये डिजीज के नाम है अपनी बुक में दे रखे हैं, आपको 2 काम एक्स्ट्रा करने हैं। एक तो छांट लेने हैं कि उन बीमारियों में से कौन सी बैक्टीरिया से फैलती है, कौन सी प्रोटोजुआ से फैलती है, और एक उनके पैथोजन के नाम भी याद रखने हैं। देखो करीब 2017 के आसपास क्वेश्चन आए थे जिसमें अपन को पैथोजन के नाम भी दे रखे थे और मैच करने थे। एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस ये बैक्टीरियल डिजीज है। ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजुआ से फैलती है। और जेनाइटल वॉर्ट्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज ये किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। और इनके आगे ही इनके क्या दे रखे हैं? पैथोजन के नाम भी दे रखे हैं, आप अच्छे से याद करें। अब कुछ और पॉइंट। हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही है, लेकिन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और मदर से फिटस में भी फैल सकती है। इन मोड ऑफ एक्शन से भी ये क्या होती है? डिजीज फैल सकती है। तो हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के अलावा इन सारी चीज़ों से भी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, एक जितनी भी एसटीआई अपने बुक में दे रखी है वो सारी क्यूरेबल है, उन सब का इलाज हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी, इन तीन का इलाज नहीं हो सकता। बाकी सारी कंप्लीटली क्या है? क्यूरेबल है। ठीक है, हाँ, लेकिन बाकी सभी भी तभी कंप्लीटली क्यूरेबल है जब उन्हें अर्ली डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए।
एक जो एसटीआई होती है उसका अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, माइनर इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइटली पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है जेनिटल रीजन में। और फीमेल जो होती है, फीमेल अक्सर जो होती है वो मतलब क्या होती है, एसिम्प्टोटिक भी रह सकती है, ठीक है, ज़्यादा सिम्टम्स ना आए अर्ली स्टेज में। अब देखो इसके कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब पेल्विक एरिया में ये सारे ईचिंग डिस्चार्ज वगैरह ये तो होगा ही। इसके अलावा जो है एबॉर्शन हो सकता है अगर वो प्रेग्नेंट हो, स्टिल बर्थ हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हो सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर भी हो सकता है। कौन से एज ग्रुप में ये डिजीज ज़्यादा होगी, तो 15 टू 24 ईयर्स वाले एज ग्रुप में ये ज़्यादा होती है, वैसे ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है, तो 3 प्रिवेंशन अपनी बुक में दे रखे हैं जो सभी एसटीआई के लिए कॉमन है। एक तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, और गो फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अगर पता चल जाए तो जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए और उसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है, इनफर्टिलिटी। तो देखो वैसे तो नाम से क्लियर है, इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, फर्टाइल नहीं होना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखना। लेकिन इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, तो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब कोई कपल 2 साल से एक दूसरे के साथ रह रहा है और वो जो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब किसी भी अपने क्या कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और फिर भी वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा या फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, ऐसे केस में इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बारे में अपन को ज्यादा नहीं जानना। वो कारण उनकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई उनमें कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकती है, बाई बर्थ उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रग्स के यूज की वजह से हो सकता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनफर्टिलिटी होती है उनमें। इस चैप्टर में अपन को उनके कारण नहीं, अगर इनफर्टिलिटी है तो क्या क्या किया जा सकता है प्रेग्नेंट होने के लिए या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उन मेथड के बारे में करना है। और उन सारे मेथड को कहते हैं ART, असिस्टेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिससे इनफर्टाइल कपल जो है वो क्या कर सके, उसकी जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। उन सारे मेथड को क्या कहते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये जो मेथड्स जितने भी अभी अपन देखेंगे उनको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करा देते हैं। एक वो सारे मेथड जिनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल के बाहर हो रहा है, उन्हें अपन कहेंगे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और एक वो मेथड जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के अंदर ही हो रहा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। हालांकि इसे भी शॉर्ट में IVF लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको IVF की फुल फॉर्म पूछे तो आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही लिखनी है। तो पहले अपन उन मेथड के बारे में देखते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी। ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में करवाएंगे जहां पर कंडीशन ठीक वैसी हो जैसे कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है, लेकिन होगा कहां पर फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर में। तो उन सारी टेक्निक को अपन क्या कहेंगे, IVF, और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि जो बेबी पूरा डेवलप होगा वो टेस्ट ट्यूब में नहीं होता, सिर्फ इसका स्टार्टिंग का कुछ प्रोसेस होता है, वो टेस्ट ट्यूब या किसी भी ग्लास वेयर में हो सकता है, आर्टिफिशियल कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन में। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ओवम कंडक्ट करेंगे, या तो फीमेल खुद से या किसी डोनर फीमेल से कर सकते हैं। स्पर्म कंडक्ट करेंगे, या तो अपन ने यहां पर भी वाइफ लिख दिया, ठीक है, या तो मेल खुद से लेंगे या फिर किसी ना किसी क्या करेंगे, डोनर से लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को किसी ग्लास वेयर में एक सुटेबल कंडीशन में क्या कराएंगे, फ्यूज करवाएंगे और जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट और जो अर्ली एम्ब्रियो होगा उसको क्या करेंगे, उस फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर कब कर रहे हैं, इसके बेसिस पर 2 टेक्निक हो सकती है, ZIFT और IUT।
ZIFT के केस में एम्ब्रियो ट्रांसफर ET कैसे परफॉर्म किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, या तो जाइगोट को ही ट्रांसफर कर दो या फिर अर्ली एम्ब्रियो, और कब तक? जब तक उसमें 8 ब्लास्टोमियर बने तब तक, या तो जाइगोट ही है या 8 ब्लास्टोमियर बना तब तक जो जाइगोट है, सॉरी एम्ब्रियो है, जिसे ग्लासवेयर में अभी पड़ा है, ग्लासवेयर में वहां से निकालकर अगर अपन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं तो इसे कहेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब जाइगोट को अपन ने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है। खाली जाइगोट ही नहीं, 8 ब्लास्टोमियर तक का एम्ब्रियो है उसे भी ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, तो भी उसे ZIFT ही कहेंगे, ठीक है। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की एक टेक्निक है जो टेस्ट ट्यूब मतलब बेबी बनाते समय जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर जो ग्लास वेयर में करवाए अपने, उसके बाद में परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन अगर जो जाइगोट या एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर हो जाता है तब उसे फैलोपियन ट्यूब में नहीं अपन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। नहीं तो अगर वहां पर वो चिपक गया तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसे केस में उस एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर किया जाता है? यूट्रस में। तो उस टेक्निक को अपन क्या कहेंगे? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ IVF विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होना चाहिए, इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये दो टेक्निक हो गई, ZIFT और IUT, ये दोनों ही एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक है जो IVF के बाद में इस्तेमाल की जाती है। IVF क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाया जाता है ग्लास वियर के अंदर एक सुटेबल कंडीशन में। उसके बाद में या तो जाइगोट को, या 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज है तब तो उसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे अपन कहेंगे ZIFT। और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, उसे कहेंगे IUT। एक और टेक्निक होती है जिसे कहते हैं ICST, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर टेक्निक। इसमें क्या करते हैं? लैब में स्पर्म को डायरेक्टली किसमें? ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। उसके बाद या तो ZIFT या IUT जो भी सुटेबल होगा उससे ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जाइगोट है या 8 ब्लास्टोमियर से कम की स्टेज है जब तो ZIFT, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो फिर IUT परफॉर्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले स्पर्म को क्या किया जाता है? डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है किसके? ओवम के अंदर। ये तब सुटेबल होता है जब मेल और फीमेल में ओवम नॉर्मली बन ही रहे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल में स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन उनकी मोटिलिटी कम है तो उस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसका स्पर्म लेके डायरेक्टली ओवम के अंदर इजेक्ट कर देंगे लैब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इनमें जितनी भी टेक्निक होगी उनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। तो एक है GIFT, इसकी फुल फॉर्म है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जबकि यहां पर अपने क्या था? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है फीमेल बॉडी के बाहर, और फिर जो जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक का जो अपना एम्ब्रियो था उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा था। जबकि इसमें गैमिट को ही फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल। एक ऐसी फीमेल जो क्या कर सकती है? या तो मतलब ओवम नहीं बना पा रही है लेकिन वो उस सारे सुटेबल कंडीशन अवेलेबल करवा सकती है प्रेगनेंसी के लिए। उसका यूट्रस नॉर्मल है, उसकी फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, बस वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करवा पा रही। ऐसे केस में एक डोनर फीमेल से ओवम लेंगे और इस वाली फीमेल के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो पहला गैमेट ट्रांसफर, और फिर वहां पर स्पर्म भी ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है उसके हस्बैंड से ही ले, अगर उसके हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर किसी डोनर से ले सकते हैं। स्पर्म को भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब दोनों गैमेट ट्रांसफर किए हैं फैलोपियन ट्यूब में। अब गैमेट अगर फैलोपियन ट्यूब में आए हैं तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसका मतलब फीमेल के अंदर। यही वजह है ये इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये एक टेक्निक हो सकती है। दूसरा AI और IUI, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ सीमन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर हस्बैंड और हेल्दी डोनर। अब क्या करना है कि किसी मतलब डोनर से सीमन कलेक्ट करने, या फिर उसके मतलब जो कपल है उसमें मेल पार्टनर से क्या करना? सीमन कलेक्ट करना। ये मेथड तब सुटेबल है या तो मेल पार्टनर कम स्पर्म बना पा रहा है लेकिन स्पर्म फिर भी हेल्दी है,
और वो उसको अपन थोड़ा ओवम के पास में रिलीज करवाना चाह रहे हैं, या फिर मेल जो है वो स्पर्म बना ही नहीं पा रहा तो किसी डोनर से सीमन कलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों केस में डोनर से या फिर मेल से सीमन कलेक्ट कर ली। अब सीमन को क्या करेंगे, या तो वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज करवा देंगे, तो इसे कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्यों कहा? इंसेमिनेशन में क्या होता है, मेल जो होता है पेनिस के थ्रू क्या करता है, सीमन को ट्रांसफर करता है वेजाइना में। यहां पर अपन ने किसी डिवाइस की हेल्प से ऐसा करवाया, इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कह देते हैं। और या फिर अपन ने उस सीमन को कहां पर ट्रांसफर करा दिया, यूट्रस के अंदर, तब उसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों कब किया जाता है, या तो मेल कांट इंसेमिनेट, मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें स्पर्म बन रहे, या फिर उसका लो स्पर्म काउंट है, या फिर स्पर्म बन ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसे दोनों केस में AI या IUI का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो यहां पर कुछ बहुत ही फेमस डिफरेंसेज है। एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो ये फीमेल के बॉडी के बाहर होगा, ये फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरा ZIFT और GIFT, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है, इनमें डिफरेंस हो सकते हैं। और एक IUT और IUI, इन दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इन तीनों टॉपिक पे किस किस के बीच में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में, और ZIFT GIFT में, IUT और IUI में। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है इन सारे मेथड के, तो पहले तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा देखो बहुत सारे इमोशनल रिलेशन होते हैं, मतलब कोई ऐसे सुटेबल ना हो कि किसी और के स्पर्म का कैसे इस्तेमाल करें। सोसाइटी की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है। कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों पर बिलीव ना करे, इसे सही ना माने, और इस वजह से इन मेथड को थोड़ा कम इस्तेमाल में लिया जाता है, एक्सपेंसिव भी है। देखो वैसे इन सारे मेथड से अच्छा एक और मेथड है। देखो सारी दुनिया में और इवन इंडिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। आप किसी एक बच्चे को क्या कर सकते हैं, गोद भी ले सकते हैं। मतलब तो सिर्फ आपको पेरेंटहुड से, मतलब नेक्स्ट आप ऐसे हो कि आपकी एक नेक्स्ट जनरेशन है, आप उनके पेरेंट्स है, तो आपको वो वैसे भी मिल सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो अनाथ है, उनको भी एक पेरेंट मिल जाएंगे, तो वो शायद ज्यादा अच्छा मेथड हो। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहे तो ये सारे मेथड होते हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का वीडियो और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।